अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इज़ाक खान साजिद उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एमटीएच 501 के इम्पोर्टेंट शार्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके, इस लेक्चर में हम आइटरेटिव सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम की बात करेंगे। कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम के जो सॉल्यूशन होता है वो हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा लीनियर सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसे हम कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम बोलते हैं, और कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, जो कि हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया है। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन में जो एल यू डिकम्पोजिशन है या एल यू फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ फहरिस्त है, और इसके अलावा हमने इस कोर्स के स्टार्ट में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी पढ़ा था, वो भी डायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में ही आता है। जो दूसरा तरीका है कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करने का, वो है आइटरेटिव प्रोसीजर या आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव मेथड के लिए भी हम लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बहुत बड़ा आए और उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ज्यादातर एंट्री जीरो हो, तो उस केस में डायरेक्ट मेथड जो है वो फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो यूज होगी, उसका बहुत ज्यादा यूसेज होगा, और उसके अलावा हमारा जो टाइम है बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बहुत बड़े सिस्टम हो और कोफिशिएंट मैट्रिक्स बहुत बड़ा आए और उस केस में कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा जीरो इंक्रीज हो, तो उस केस में अगर हम आइटरेटिव प्रोसीजर को या आइटरेटिव मेथड को अगर हम प्रेफर करते हैं, तो हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बहुत कम जो है वो यूज होगी, और हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। ओके, तो जो आइटरेटिव सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम है, इसको जो है वो यूज करना बाज़ औक़ात हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ओके, अच्छा, अब जरा हम इस लेक्चर के अंदर जो हमने दो मेन आइटरेटिव मेथड्स की बात करनी है, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो जैकोबी मेथड है, जैकोबी आइटरेटिव मेथड, और दूसरा हमारे पास है गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड। अच्छा, सबसे पहले हम जैकोबीज मेथड को देख लेते हैं। जैकोबीज मेथड की कंडीशन ये है कि आपके पास जो गिवन लीनियर सिस्टम होगा और उसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो डायगोनल की एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो है, तो उस केस में हम जैकोबीज आइटरेटिव मेथड को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपके हैंड आउट्स हैं, इसमें ये जो लेक्चर नंबर 16 है, इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में जो है वो प्रेजेंट किया गया है। तो मेरे पास एक बुक है जिसमें जैकोबीज मेथड और गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो प्रेजेंट किए गए हैं। जरा मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपना जो लास्ट वाला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15, उसमें हमने जो एल यू फैक्टराइजेशन या एल यू डिकम्पोजिशन थी, उसको भी हमने उसी बुक में से जो है ना वो रीड आउट किया था। तो वहां पर उस बुक में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है वो कंटेंट। तो इस वजह से आपने उस बुक को फॉलो करना है। अगर किसी को वो बुक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना ईमेल एड्रेस जो है वो वहां पे कमेंट करें, तो मैं उसको वो ईमेल भी कर दूंगा। ओके, वैसे गूगल से भी वो बुक आपको इजीली मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं जरा उस बुक को ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये वो बुक है, और इसमें जो आइटरेटिव मेथड्स हैं, जब हम ओपन कर लेता हूँ, ये आइटरेटिव मेथड्स का यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो आइटरेटिव मेथड्स होते हैं, इसके जरिए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे? जैकोबीज मेथड में और गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड, दोनों जो आइटरेटिव मेथड्स हैं उसमें जो काम आपने सबसे पहले करना है वो ये करना है कि आपके पास जो भी सिस्टम गिवन होगा, आपने उसको सबसे पहले एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बुक के अंदर जो सिस्टम ऑफ फोर लीनियर इक्वेशंस का जनरल आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये गिवन है। ठीक है, ये आपके पास सिस्टम ऑफ फोर लीनियर इक्वेशंस है। इसको सबसे पहले आपने जैकोबीज मेथड में और गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड में, दोनों मेथड्स के अंदर आपने सबसे पहले इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना है। एक्सप्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या है कि पहली इक्वेशन में x1 को एक साइड पे रखें और बाकी सारी टर्म को राइट साइड पे मूव करें।
दूसरी इक्वेशन में x2 को एक साइड पे रखें और बाकी सारी जो इक्वेशन जो टर्म्स उसको राइट साइड पे मूव करें। तीसरी इक्वेशन में x3 को एक साइड पे रखें और बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे मूव करें। और चौथी इक्वेशन में x4 को आपने एक साइड पे रखना है और बाकी सारी टर्म्स को आपने राइट साइड पे मूव करना है। तो ये बेसिकली गिवन सिस्टम ऑफ फोर लीनियर इक्वेशन की जो एक्सप्लिसिट फॉर्म है वो ये वाली आ गई। जैकोबियन मेथड में और गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड में, दोनों मेथड में आपने सबसे पहला काम ये करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, जरा इसको हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब जरा जैकोबियन मेथड में और गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड में अगर आपके पास इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो गिवन नहीं है तो आपने उसको 0 0 जो है ना वो सपोज कर लेना है कि मतलब सारे अननोन्स की जो वैल्यू है वो इनिशियली 0 है, ये आपने लेट कर लेना है। ठीक है। गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड में थोड़ा सा फर्क होता है कि जो सारे अननोन्स होते हैं इनकी वैल्यू आपने 0 कंसीडर करनी है कि नहीं करनी, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जैकोबियन मेथड में आपने इनिशियली सारे अननोन्स की जो वैल्यू है वो 0 सपोज करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। ये जो आपके पास चार इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं, इसको अगर आप समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास इसकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आई जो है वो वेरी कर रहा है 1 से n। आई की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास ये पहली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, आई की वैल्यू 2 पुट करें तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी एंड सिमिलरली। अच्छा, उसके बाद कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस क्या है कि आपके पास जो जैकोबियन मेथड है कि आई ये कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। सिमिलरली जो गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड है ये कन्वर्ज करता है कि नहीं करता है। कन्वर्जेंस का मतलब है कि वो सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि हमने आइटरेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करना है ना, तो क्या वो जो आइटरेशन है वो सॉल्यूशन की तरफ जो है वो डायरेक्ट हो रही होगी कि नहीं हो रही होंगी। तो ये कैसे पता चलेगा? दिस इज बेसिकली कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। मैं आपको जरा थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस है फॉर अ सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस। ये आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस हो जिसे हमने ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखा है। A sufficient condition for convergence is that in each row of the matrix of the coefficients A, the absolute value of the diagonal elements is greater than the sum of the absolute values of diagonal elements। ठीक है, यहाँ पर चले मैं यहाँ पर एक सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो लिख लेता हूँ। This is 2, this is 1, this is 0, this is 3, this is 5, this is 2। इसको मैं 1 कर देता हूँ। सिमिलरली दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4। अच्छा, अब कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस क्या है कि आपके पास यहाँ पर जो डायगोनल पर एलिमेंट्स है, देखिए ये 2 डायगोनल पर है। ठीक है, सिमिलरली ये जो 5 है ये भी डायगोनल पर है, 4 भी डायगोनल पर है। इस पहली रो के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू है, दिस शुड बी ग्रेटर देन sum of the absolute values of diagonal elements in the first row, that is absolute value of 1 plus absolute value of 0। तो 2 की absolute value 2 ही आती है, दिस इज ग्रेटर देन 1 plus 0 1 ही आता है। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यही कंडीशन जो है वो दूसरी रो के अंदर, तीसरी रो के अंदर और जितना भी आपके पास बड़ा सिस्टम हो उन सारी रोज के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ये सारी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है ये जो है ना ये सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। ओके, ये जैकोबियन मेथड में और गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड में, दोनों मेथड के अंदर ये सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनली डोमिनेंट। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है। ठीक है, द मैट्रिक्स ए इज क्लासिफाइड एज डायगोनली डोमिनेंट। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस होल्ड करती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, अब जरा हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जैकोबियन आइटरेटिव मेथड का बाकायदा स्टार्ट है। यहाँ पे इसकी ये वो जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जरा इस रिप्रेजेंटेशन को आपने अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर मैं एग्जांपल करने लगा हूँ तो फिर आप मुझसे नहीं पूछना कि फर्स्ट आइटरेशन में यहाँ पावर में 2 कैसे आया है, सेकंड आइटरेशन में यहाँ पावर में 3 कैसे आया है, ये आपने नहीं पूछना। ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको बेशक आप इतने तक देख लें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो पावर में यहाँ पे k+1 है और यहाँ पे पावर में k है। ठीक है, आपने इन दोनों को याद रखना। अच्छा, इनिशियली हमारे पास जीरो आइटरेशन में, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जीरो आइटरेशन में जब किया हमारे पास जीरो होगा
या इसको आप आई कह दें, क्योंकि आई नीचे भी है तो इस वजह से यहाँ पर डिफरेंस के लिए यहाँ पे के यूज कर लिया। के जीरो के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स आई की पावर जीरो प्लस वन करेंगे तो वन आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे पावर में वन आ जाएगा, तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू यहाँ पर जो भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर के की वैल्यूज में जब वो चेंज होंगी, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, तो पावर भी यहाँ पर चेंज होगी। अच्छा, आप जरा यहाँ पे एक और चीज भी मैंने हाईलाइट की हुई है, ओके, ये वाली, the iterations can be stopped when the absolute value of the estimated relative error of all the unknowns is smaller than some predetermined value। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो आइट्रेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे उसको हमने स्टॉप भी तो करना है ना, और स्टॉप कैसे करेंगे, अगर हमने यहाँ पर ये हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन है और ये प्रीवियस आइट्रेशन है, उन दोनों को हम माइनस करें और प्रीवियस आइट्रेशन में से जो रिजल्ट मिलेगा उस पर डिवाइड करें, तो अगर ये जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन आए, एप्सिलॉन हमने कोई जीरो से बड़ा कोई बहुत छोटा सा नंबर जो है ना वो खुद से सपोज किया होगा। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज कि एप्सिलॉन जो है ना वो 0.001 है। ठीक है, अब अगर ये जो एरर है मतलब दो कंसेक्टिव आइट्रेशंस के रिजल्ट्स के दरमियान जो एरर है, अगर ये लेस देन हो इस नंबर से, तो उस केस में आइट्रेशन का प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये वैसे जो एग्जांपल हम करेंगे उसमें नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि हाइड्रेशन का प्रोसेस कैसे स्टॉप होगा। ठीक है, एक और तरीका ये भी है कि दो कंसेक्टिव हाइड्रेशन के रिजल्ट्स के दरमियान अगर डिफरेंस जो है बहुत छोटा सा आए, फॉर एग्जांपल अगर हम x1 की जो वैल्यू है 5 हाइड्रेशन के अंदर 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, फिर यहाँ पर 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। x1 की पावर 6 जो है अगर ये आए लेट्स सपोज 1.9675। ठीक है, और अगर हम x1 जो अननोन है इसकी वैल्यू अगर हम 6 आइट्रेशन में देखें, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा ना, तो x1 की पावर 7 का मतलब है कि x1 की वैल्यू 7 आइट्रेशन में, और यहाँ पर x1 की वैल्यू 6 आइट्रेशन में। अगर ये आ जाए 1.9677, तो यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा है। देखिए 1.9675 और ये 1.9677 है, तो इस केस में हम आइट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कब आइट्रेशन का प्रोसेस स्टॉप होगा, या इस तरह का हो तब स्टॉप हो जाएगा, या अगर आप इस एरर को देखना चाहते हैं, ठीक है, ये दो कंसेक्टिव आइट्रेशंस के रिजल्ट्स के दरमियान अगर एरर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आए तो उस केस में भी आइट्रेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब जरा हम एग्जांपल पे जाते हैं, आप जरा इस k प्लस वन को और k को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अब जरा हम एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल मैं आपके जो हैंड आउट्स हैं वहां से आपको दिखा देता हूँ। आपके इस हैंड आउट्स में यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें आपके पास एक सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, उसको आपने जैकोबियन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। इनिशियली इसका जो सॉल्यूशन है वो जो है ना वो 0 0 सपोज कर लिया है कि मतलब x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू जो है वो 0 0 है, ये इनिशियली हमने सपोज कर ली है। अच्छा, यहाँ पर ये जो x की पावर 0 लिखा हुआ है, ये क्योंकि इसका इनिशियल सॉल्यूशन है, तो मैंने एग्जांपल में यहाँ पर x1 की पावर 1 जो है तो मैंने 0 सपोज किया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली x2 की पावर जो 1 है इसको मैंने 0 सपोज किया हुआ है, और x3 की पावर 1 जो है इसे 0 सपोज किया हुआ है। ये जो पावर में 1 लिखा है बेसिकली ये इनिशियल सॉल्यूशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अच्छा, अब जरा हम उस पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। जैकोबियन आइट्रेटिव मेथड, इसमें एग्जांपल नंबर 1 है, ये वही आपके पास सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अच्छा, अब सबसे पहला जो काम करना है आपने वो ये करना है कि आपने इस गिवन सिस्टम को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना है। ओके, एक्सप्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या है कि x1 को एक साइड पे रखें पहले इक्वेशन में, बाकी साइड सारों को राइट साइड पे मूव करें। सिमिलरली दूसरी और तीसरी इक्वेशन में आपने x2 और x3 को एक साइड पे रखना है और बाकी सारी टर्म्स को अपने राइट साइड पे मूव करना है। ओके, मैंने इसको सबसे पहले जो है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन 1 2 और 3 इसको मैंने नेम आउट कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है जी कि एज ए स्टार्टिंग पॉइंट हमने जो इनिशियल वैल्यूज है ना अननोन्स की, उसको हमने 0 जो है ना वो सपोज कर दिए। तो 1 2 एंड 3 जो इक्वेशंस है वो क्या बन जाएगी, हम देख लेते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने i इज इक्वल टू 1 रखा है, आप बेशक k इज इक्वल टू 1 कर दें। ठीक है,
फर्स्ट आइटरेशन में हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 1 कर लें या i इज इक्वल टू 1 कर लें, एक ही बात है। अब जब i इज इक्वल टू 1 करूंगा तो यहाँ पावर में देखिए i प्लस 1 था ना या k प्लस 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको i प्लस 1 जो है कंसिडर करेंगे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पावर में आपने क्या कंसिडर करना है कि x 1 की पावर i प्लस 1, i की जगह यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या बन जाएगा, x 1 की पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x 1 की पावर 2, राइट साइड पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पर x की पावर k था, तो मतलब x की पावर k है, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर राइट साइड पे x जो वेरिएबल्स थे उनकी पावर k था, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर k प्लस 1 होगा, i प्लस 1 कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो i लिखा है i प्लस 1 होगा, यहाँ पर भी i प्लस 1, यहाँ पर भी i प्लस 1, राइट साइड पे तो i होगा, फिर i इधर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, जब हम i इक्वल टू 1 की बात करते हैं, मतलब पहली इटरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर x1 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर x2 की पावर 1 या ये, ठीक है। और x3 की पावर i की वैल्यू तो हमने 1 पुट किया है, यहाँ पर i इक्वल टू 1 की इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। x1 की पावर 2 हो जाएगा और ये x2 की पावर 1, x3 की पावर 1, x2 की पावर 1 हमने 0 0 0 सपोज किया हुआ है, x3 की पावर 1 जो है इसे भी हमने 0 सपोज किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने 0 0 पुट करना है। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि x2 की पावर 2 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने i पहली इटरेशन में i को 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पर x2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर x1 की पावर 1, x3 की पावर 1, x1 की पावर 1 तो हमने 0 ली हुई है, x3 की पावर 1 भी हमने 0 ली हुई है। जैकोबियन मेथड में जो प्रीवियस आइटरेशन में वैल्यूज होंगी हमने उन वैल्यूज को यूज करना है। ओके, थर्ड आइटरेशन में क्या चेंज आएगा, x3 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर x1 की पावर 1, x2 की पावर 1, ये दोनों वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 17/20 ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो चेंज आया है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है। जब i इक्वल टू 1 रखा तो हमने x1, x2 और x3 की जो इनिशियल वैल्यूज हमने उनको यूज किया, तो हमें फर्स्ट आइटरेशन में जो इन तीनों अननोन्स की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। x1 की पावर 2 का मतलब है कि x1 की जो वैल्यू है वो फर्स्ट आइटरेशन में ये है, x2 की जो वैल्यू है वो फर्स्ट आइटरेशन में ये है, x3 की जो वैल्यू है फर्स्ट आइटरेशन में ये है। अच्छा, जब हम सेकंड आइटरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर पावर में i प्लस 1 था ना, तो i इज इक्वल टू जो सेकंड आइटरेशन में 2 प्लस 1 करेंगे तो x1 की पावर 3 आ जाएगा, x2 की पावर 3, x3 की पावर 3। तो ये जो फर्स्ट आइटरेशन में वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड की है, ये वाली वैल्यूज हमने इन वैल्यूज को यहाँ पर यूज करना है फॉर i इज इक्वल टू 2 के लिए। इन वैल्यूज को यूज करेंगे तो हमें इस आइटरेशन के अंदर इन तीनों अननोन्स की वैल्यू मिल जाएंगी और ये वो वैल्यू है। ओके, अच्छा अब जरा आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड आइटरेशन। ये थर्ड आइटरेशन है, मतलब i इज इक्वल टू 3 होगा, तो यहाँ पर x1 की पावर i प्लस 1 था ना, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। x1 की पावर 4, x2 की पावर 4 और x3 की पावर 4। सेकेंड आइटरेशन में जो हमने इन तीनों अननोन्स की वैल्यू फाइंड की है, मतलब ये वाली वैल्यूज, इन वैल्यूज को हमने अभी इस थर्ड आइटरेशन में यूज करना है, तो हमें x1, x2 और x3 की वैल्यूज वाली मिल जाएंगी, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन खुद कर लेना जिसमें आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ आइटरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर i इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो पावर में 5 हो जाएगा ना, फिर 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5। तो इस आइटरेशन में हमें इन तीनों अननोन्स की ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। सिमिलरली हम इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू करें तो अननोन्स की जो वैल्यूज हैं वो फिफ्थ आइटरेशन में, सिक्स्थ आइटरेशन में वो वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। ये आइटरेशन का प्रोसेस हमने कहाँ पे स्टॉप करना है, जब दो कंसेक्टिव आइटरेशन के रिजल्ट्स में ज्यादा डिफरेंस ना हो तब हम इसको स्टॉप कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जरा मैं हैंडआउट ओपन करता हूँ और एग्जांपल नंबर 1 के लिए टेबल फॉर्म में इन सारी आइटरेशन का जो रिजल्ट है वो गिवन है। फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे टेबल फॉर्म में गिवन है, आपको नजर आ रही होगी। देखिए x की पावर 0 का मतलब है कि इनिशियली हमने x1 की पावर 0, x2 की पावर 0 और x3 की पावर 0, इन तीनों की वैल्यू हमने 0 0 ले ली। अच्छा, जब हम फर्स्ट आइटरेशन में गए तो हमें x1, x2 और x3 की ये वैल्यूज मिल गई जो मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। जब हम सेकंड आइटरेशन में गए तो ये वैल्यूज मिल गई, थर्ड आइटरेशन में गए तो ये वैल्यूज एंड सो ऑन। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ना, हमारे पास जो गिवन सिस्टम है, जब आप उसको ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो x वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू x1, x2, x3, ठीक है, इसी के बराबर होगा ना।
क्योंकि हम आइटरेटिव प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ऊपर पावर में हमारे पास जो है वो i+1 भी आएगा, इधर भी i+1 और i+1 आएगा इधर। ठीक है, तो ये बेसिकली हम आइटरेटिव मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। ये बेसिकली इनिशियली जो हमने x1 x2 x3 की वैल्यू 0 0 सपोज की है, उसको हमने इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। इस तरह फर्स्ट आइटरेशन में जो हमें अननोन्स की वैल्यूज मिली है, उसको भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर उसने लिखा भी है, इफ वी डिसाइड टू स्टॉप व्हेन द इंक्रीज इन xk एंड xk-1 डिफर बाय लेस देन 0.001 देन वी नीड 5 आइटरेशंस। यहाँ पर उसने बता दिया है कि अगर दो कंसेक्टिव आइटरेशंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो लेस देन 0.001 आए, उस केस में हम आइटरेटिव प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और ये वाला आइटरेटिव प्रोसेस इस एग्जांपल नंबर 1 में कहाँ पे स्टॉप होगा? फिफ्थ आइटरेशन में जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर आपके हैंडआउट्स में जैकोबी मेथड की जो एग्जांपल है वो मैट्रिक्स को यूज करके सॉल्व की गई है। तो जिस तरह से मैंने आपको समझाई है, आप उस तरह से करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा और चीजें जो है ना वो आपके लिए इजी होगी। और ये मेथड बिल्कुल 100% करेक्ट है। आप अगर पेपर में इसको लिखते हैं तो आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी आगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये अल्टरनेटिव अप्रोच है। देखें, इसमें हमने उसको सबसे पहले एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखा है, जो मैंने आपको कराया अभी थोड़ी देर पहले। ये उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर हमने आइटरेटिव प्रोसेस को स्टार्ट किया है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये वही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास जैकोबीज मेथड को ही हमने यूज करना है गिवन सिस्टम के लिए। इनिशियली हम तीनों अननोन्स की वैल्यू 0 0 सपोज कर देंगे। ठीक है, इसको भी आप एक नजर देख लीजिएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको उसका जो सोल्यूशन है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड। अच्छा, जैकोबीज मेथड में और गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जो गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड है वो जल्दी कन्वर्ज करता है टुवर्ड सोल्यूशन। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस में वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जैकोबीज मेथड। मैं जरा बुक को ओपन कर लेता हूँ और वहां से आपको गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड का जो आइडिया है वो दे देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जैकोबीज मेथड में हमने जब आइटरेशन स्टार्ट की थी तो हर आने वाली आइटरेशन के लिए हमने प्रीवियस आइटरेशन के रिजल्ट्स को यूज किया था। ऐसे ही है ना? अच्छा, यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी मैं जरा इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको समझा देता हूँ सबसे पहले। देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये जितनी भी इक्वेशंस बनेगी ना हमारे पास, जितने भी सिस्टम्स की इक्वेशन बनेगी, ये उसकी बेसिकली जनरल रिप्रेजेंटेशन है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर आप इस पावर को जरा देखिएगा। ये हमारे पास k+1 है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास पावर में k+1 है, जबकि जैकोबीज मेथड में यहाँ पावर में k था। आपने करना क्या है एग्जाम्पल में, मैं जरा यहाँ से इस बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है वहीं से मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, the Gauss-Seidel method converges faster than the Jacobi's method and requires less computer memory when programmed। ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। अच्छा, अब जरा इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और आपकी हैंडआउट्स में जो एग्जाम्पल है जिसमें आपने गॉस-सीडल आइटरेटिव मेथड को यूज करना है, आप काइंडली उसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेथड जो है ना ये काफी लेंथी है, तो इस तरह सारी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ से मैं आपको आइडिया दे दूंगा, आपने वो एग्जाम्पल खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी से ना हुई तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, solve the following set of 4 linear equations using the Gauss-Seidel iterative process या iteration method। ये हमारे पास 4 linear equations गिवन है, आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, सबसे पहला जो काम करना है वो आपने इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना है। देखिए, पहली इक्वेशन में x1 को हमने एक साइड पे रखा। ठीक है, और बाकी सारी टर्म्स जो है उसको हमने दूसरी साइड पे मूव किया। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हमने x2 को एक साइड पे रखा और बाकी सारी जो टर्म्स है उसको हमने राइट साइड पे मूव किया। सिमिलरली x3 को हमने एक साइड पे रखा और बाकी सारी टर्म्स को हमने राइट साइड पे मूव किया। तो ये चारों इक्वेशंस के लिए आपने जो एक्सप्लिसिट फॉर्म है उसकी ये लिख देनी। ये पहला काम हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि इनिशियली आपने जो है ना वो सोल्यूशन जो है वो 0 0 सपोज कर लेना है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट द इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑल द अननोन्स x11 x21 x31 x41, ये जो पावर में 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये बेसिकली इनिशियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने परेशान नहीं होना। वो क्या कह रहा है कि
स्टार्टिंग पॉइंट में आपने जो चारों अननोन्स हैं हमारे गिवन सिस्टम के अंदर, उनकी सारों की वैल्यू जो है वो 0 0 सपोज कर लेंगे। ये भी 0, x2 की पावर ये भी 0, सिमिलरली x3 की पावर 1 ये भी 0 और x4 की पावर 1 ये भी 0। इनिशियली हमने ये जो है ना ये सॉल्यूशन जो है ना चारों का सपोज कर लेंगे। अच्छा, अब जैकोबियन मेथड में हम क्या करते थे कि जब हम नेक्स्ट आइटरेशन में जाते थे तो इन प्रीवियस वैल्यूज को यूज करते थे। लेकिन गॉस सीरियल आइटरेटिव मेथड में हमने क्या करना है कि जब हम नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएंगे तो जो अपडेटेड वैल्यूज होंगी हम उनको भी साथ साथ यूज करेंगे। प्रीवियस आइटरेशन वाली वैल्यूज और जो अपडेटेड वैल्यूज होंगी हम उनको भी साथ साथ यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे पास ये जो चार इक्वेशंस थी ना, ये वाली कि लेट शो यू बस, ये जो हमारे पास चार इक्वेशंस हैं जो कि एक्स फॉर्म में लिखी हुई हैं। अब जब हम पहली इटरेशन की बात करेंगे तो यहाँ क्योंकि ऊपर k प्लस वन था ना तो x वन की पावर 2 हो जाएगा ना फिर। देखिए मैं लिख के समझा देता हूँ आपको। यहाँ पावर में क्योंकि वो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन थी उसमें यहाँ पर k प्लस वन था ना, तो यहाँ पर जब हम k की वैल्यू 1 रखेंगे, फर्स्ट आइटरेशन की बात करेंगे तो यहाँ इसको आप k लिख लें या i लिख लें की बात, ठीक है? आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो k और i है ये आइटरेशन के लिए। अच्छा, पहली आइटरेशन की बात करेंगे i इज इक्वल टू 1 करेंगे तो यहाँ पर इसको i कर देता हूँ ताकि क्योंकि पिछली एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर इसको i रखा था ना। अच्छा, i की वैल्यू 1 रखे तो यहाँ पर x1 की पावर 2 हो जाएगी ना फिर, x1 की पावर 2 यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर भी ऐसे ही चेंज होगा। अच्छा, आपने करना ये है कि जो अपडेटेड वैल्यूज होंगी आपने उनको यूज करना है। ये जब x1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x2 ये 0 रखेंगे, x3 भी 0 रखेंगे और x4 भी 0 रखेंगे क्योंकि इनिशियली हमने इन तीनों की वैल्यूज 0 रखी हुई है, ठीक है? अच्छा, x1 की पावर 2 की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब अपडेटेड वैल्यूज का क्या मतलब है? जब मैं x2 की बात करता हूँ तो फर्स्ट आइटरेशन के अंदर x2 की पावर 2 हो जाएगा ना फिर, दिस इज इक्वल टू x1 की पावर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे फाइंड की है, आपने उस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, ठीक है? x3 की वैल्यू तो वही पहले वाली जो हमने फाइंड की है वही यूज होगी और x4 की जो वैल्यू है वो भी पहले वाली जो हमने यूज की है वही यूज होगी, ठीक है? अच्छा, अब x3 जब फाइंड करेंगे तो x1 और x2 की जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है ऑलरेडी फर्स्ट आइटरेशन के अंदर, उन वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट करना है। लेकिन x4 की जो पहली इटरेशन के अंदर जो कि इनिशियल वैल्यू थी सॉरी, उसको आपने यहाँ पे 0 रखना है, ठीक है? ये चीज आपको समझ आ गई है, मैं आपको इस तरह दिखा भी देता हूँ कि इसको एक नजर आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब पहली इटरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर x1 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है? 54.5 माइनस यहाँ पे वो सारा वही लिखा है, ठीक है? अब x2 x3 ये चले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये बेसिकली x2 की वैल्यू है जो हमने इनिशियली 0 सपोज की है और ये x3 की वैल्यू है, ये भी हमने इनिशियली 0 सपोज की है और ये x4 की वैल्यू है जो हमने इनिशियली 0 सपोज की है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है? तो आप पढ़ लीजिए। अच्छा, अब जब हम फर्स्ट आइटरेशन के अंदर ये यहाँ पे i इक्वल टू 1 है ना, फर्स्ट आइटरेशन के अंदर x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे वही सारा लिखा हुआ है। अब ये देखिए x1 की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे फाइंड की है, x1 की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने क्या सपोज की हुई थी, x1 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। हमने इसको यूज नहीं किया बल्कि हमने जो अभी फर्स्ट आइटरेशन के अंदर x1 की वैल्यू फाइंड की है उस वैल्यू को यहाँ पे यूज किया है। इसको कहते हैं अपडेटेड वैल्यू यूज करना, सही है? सिमिलरली यहाँ पर हमने x3 की पावर 1 जो है उसको यूज किया है जो कि इनिशियल वैल्यू हमने सपोज की थी और x4 की पावर 1 जो है ना उसको हमने यूज किया, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए x3 की पावर 1 और x4 की पावर 1 इसको इनिशियली हमने 0 कंसीडर किया है। अच्छा, अब जब हम फर्स्ट आइटरेशन के अंदर x3 फाइंड करेंगे तो x3 की पावर 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हमने x1 जो भी फाइंड किया है, ये x2 जो भी फाइंड किया हमने ये वाला आपको नजर आ रहा है और x4 जो है हमने इसकी जो इनिशियल वैल्यू हमने 0 सपोज की थी वही यूज की है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए प्रीवियस आइटरेशन और साथ साथ जो अपडेटेड वैल्यूज है उनको हम यूज कर लेंगे। ये गॉस सीरियल आइटरेटिव मेथड में ही आपने करना है, जो भी मेथड में आपने सारी वैल्यूज में वो प्रीवियस आइटरेशन की यूज करनी होती है। सिमिलरली x4 भी हमने ऐसे ही फाइंड किया। अच्छा, ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट होगी। अब जब हम सेकंड आइटरेशन की बात करते हैं तो सेकंड आइटरेशन में आपने क्या करना है, सेकंड आइटरेशन में आपने ये जो पहली आइटरेशन के अंदर आपने वैल्यूज फाइंड की है इन वैल्यूज के साथ साथ आपने अपडेटेड वैल्यूज यूज करनी है।
अब जब हम x1 की बात करते हैं, x1 में तो सारी प्रीवियस वैल्यूज आएंगी। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। x1 जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये प्रीवियस आइटरेशन की वैल्यू है, ये वाली ये भी प्रीवियस आइटरेशन की वैल्यू है, ये भी प्रीवियस आइटरेशन की वैल्यू है। ठीक है, ये सारी प्रीवियस आइटरेशन की वैल्यूज है। लेकिन जब x2 फाइंड करेंगे तो उसमें ये अपडेटेड वैल्यूज है, देखिए 4.33 और 3, और यहाँ पर ये अपडेटेड वैल्यूज है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अपडेटेड वैल्यू, सॉरी ये प्रीवियस वैल्यू है 3.381, ये 3.381 है, ये प्रीवियस वैल्यू है, और ये भी बेसिकली प्रीवियस वैल्यू। ओके, अच्छा जब x3 की बात करते हैं तो ये अपडेटेड वैल्यू है, ये भी अपडेटेड वैल्यू है, और ये प्रीवियस वैल्यू। ओके, तो साथ साथ प्रीवियस वैल्यू को यूज कर रहे हैं और साथ साथ अपडेटेड वैल्यू को यूज करके आपने गॉस सीरियल आइटरेटिव जो मेथड है इसमें आइटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको गॉस सीरियल आइटरेटिव मेथड की अंडरस्टैंडिंग होगी है। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन अ कपल ऑफ डेज मैं गॉस सीडल और जिकोबी मेथड की इलाके से वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड करूं, और उन दोनों वीडियोस के जो लिंक है वो इस लेक्चर नंबर 16 की वीडियोस के लिंक के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। ओके, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे ज्यादा शेयर करें। मैं ये जो वीडियोस हैं ये अपने फेसबुक चैनल पर भी अपलोड करता हूँ, मैथ्स बाय जापान के नाम से मेरा चैनल फेसबुक पेज है, तो काइंडली आप उसको भी फॉलो करें। और अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। ओके, अब जरा मैं आपको एक दफा आपके हैंडआउट दिखा देता हूँ, और ये बेसिकली गॉस सीरियल आइटरेटिव मेथड का। ठीक है, इसकी ये जो एग्जांपल है ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे ना हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, उसके बाद मैं इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन वो अपलोड कर दूँ। ठीक है, ये भी वैसे ही आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी लेंथी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, आप जो जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है जिस बुक में से आप उसको फॉलो करें, वहाँ पर चीजें काफी जो है ना वो इजी वे में मेंशन की गई है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में जो सिस्टम दिया था उसको हमने गॉस सीडल से सॉल्व करना है, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, ये कंपैरिजन है जो मैंने आपको बता दिया है कि जो गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड होता है वो जल्दी जो है ना वो कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द जैकोबीज मेथड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स का मैंने आपको पहले बता दिया है, इसको आप एक नजर पढ़ लीजिएगा, आसान से, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बात यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा बताई है कि जो मैंने आपको कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस बताई थी उसमें ये था ना कि हमने डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें और वो बड़ी आनी चाहिए ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो, तो यहाँ पर वो देखिए हमारे पास ये जो सिस्टम उसने लिया है, शो दैट द गॉस सीडल मेथड विल प्रोड्यूस अ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस है वो होल्ड नहीं कर रही। देखिए हमारे पास ये x1 का जो कोफिशिएंट है ये 1 है ना, तो 1 का जो मॉड है क्या ये बड़ा है सम ऑफ मॉड ऑफ -3 प्लस मॉड ऑफ 1? तो 1 का मॉड तो 1 ही आता है ना, 1 का मॉड तो 1, दिस इज ग्रेटर देन -3 का बाद 3 आ जाएगा और +1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। क्या 1 4 से बड़ा है? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस में वो सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि 1 तो लेस होता है 4 से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रोज को इंटरचेंज कर देते हैं। जब रोज को इंटरचेंज करेंगे तो उस केस में हमें कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस जो है वो सेटिस्फाई मिलेगी। ठीक है, अगर हम दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन बना लें और पहली को दूसरी बना लें तो उस केस में कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस होल्ड करेगी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है, इसको आप एक नजर देख लीजिएगा। और इस लेक्चर में इसके बाद बेसिकली जो है वो एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे आपके पास सिस्टम गिवन है, आपने बाय यूजिंग जैकोबीज मेथड एंड गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड आप इनको खुद सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।